पंजाब के मोगा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभा की। इस सभा में उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को नकली केजरीवाल तक कह दिया। साथ ही उन्होंने पंजाब में 18 साल से ज्यादा की महिलाओं को लुभाने के लिए जबरदस्त दांव चला। आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है, उस नकली केजरीवाल से बच के रहना। तो पाजी, नकली केजरीवाल वाला मसला क्या है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब पंजाब के मोगा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो उनके जुबान पर नकली केजरीवाल वाला शब्द था। मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं, आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल नकली केजरीवाल पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कह रहे हैं। केजरीवाल का आरोप है कि चरणजीत सिंह चन्नी उनके वादों की नकल कर रहे हैं। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं, वो 2 दिन बाद वही बोल देता है। करता नहीं है, करता नहीं है, नकली है। मैं आया पंजाब में, मैंने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, 2 दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी। यहां इतनी महिलाएं बैठी हैं, जिसकी बिजली का बिल 0 आया है हाथ खड़े कर दो। किसी का बिजली का बिल 0 आया? अभी उनका लुधियाना में भाषण चल रहा था, मैं और भगवंत देख रहे थे उसको। वहां कहता है कि पंजाब में हमने 400 यूनिट बिजली फ्री कर दी। केजरीवाल बार बार बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है और पंजाब के लोगों को क्या करना है। बिजली का बिल 0 करना किसी को नहीं आता, केवल केजरीवाल आपके बिजली के बिल 0 कर सकता है। तो उस नकली केजरीवाल से बच के रहना। फिर मैं पंजाब में आया एक दिन, मैंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम 15,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हमने दिल्ली में भी मोहल्ला क्लिनिक बनाए। उस नकली केजरीवाल ने कहा मैं भी मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बना एक भी मोहल्ला क्लिनिक? चरणजीत चन्नी पर जब आरोपों के वार हो चुके तो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की महिलाओं को अपने हक में लाने वाला दांव चला। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी, पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। पंजाब के समर में आम आदमी पार्टी पूरी तरह उतर चुकी है। वो पूरा दमखम लगाए हुए है। फ्री बिजली, फ्री पानी वाला दांव तो पहले ही केजरीवाल ने चला था। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक वाला वादा भी किया और अब महिलाओं के अकाउंट में सीधे 1000 रुपए डालने का ऐलान। केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनका ये दांव कारगर होगा, बिल्कुल दिल्ली की तरह। दिल्ली के व्यापारियों के साथ मिलकर दिल्ली का विकास हुआ है, उस तरह से पंजाब के व्यापारियों के साथ मिलकर पंजाब के चुनाव में केजरीवाल का सिक्का कितना चलेगा ये तो समय बताएगा, मगर जिस तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब में आक्रामक प्रचार कर रही है, उससे ये अंदाजा लगाना आसान है कि कांग्रेस और अकाली दल के साथ आम आदमी पार्टी ने चुनाव को त्रिकोणीय कर दिया है और यहाँ चुनावी जंग भीषण होगी। अमृतसर से अमित शर्मा और मोगा से मुनीश जिंदल के साथ आज तक ब्यूरो। इस रिपोर्ट में अब आप जान पाएंगे कि धर्म और मुफ्तवादी वादों में जनता को आखिर हासिल क्या होता है। कहानी भ्रष्टाचार के उस गठजोड़ की जिसकी वजह से 10,000 लोगों के लिए जरूरी पुल 5 साल पहले एक बारिश नहीं झेल पाया। फिर साल बीतते गए लेकिन पुल कभी तैयार करने के लिए कोई सामने नहीं आया। गाड़ी न जाने के कारण कोई मर भी जा रहे हैं। 6-7 महीना के बाद में पहली बरसात में ध्वस्त हो गया। इसे सिर्फ टूटा हुआ पुल मत समझिएगा, इसे सिर्फ
सीमेंट, ईंट, रेत, गिट्टी का ध्वस्त हो चुका ढांचा भी मत समझिए। ये सिर्फ एक टूटा हुआ पुल है ही नहीं, ये जनता के टूटे हुए भरोसे की तस्वीर है। ये आम आदमी के राजनेताओं के प्रति विश्वास के टुकड़े टुकड़े हैं। मुफ्त के वादों और धर्म जाति के नाम पर वोट लेने वाली चुनावी राजनीति से मिली सत्ता का सिला जनता के साथ यही है, जहां जनता के पैसे से जनता के लिए बना पुल ढह जाता है, भ्रष्टाचारी पैसा हजम कर जाते हैं और झांकने कोई नहीं आता। वर्षों बीत जाते हैं, टूटा हुआ पुल टूटा रह जाता है। अपनी जान बचाने की जिम्मेदारी जनता के ही कंधों पर टांग कर सिस्टम और सरकार सब भूल जाते हैं। ये कहानी झारखंड के गुमला जिले की। 25 गांवों को विकास के रास्ते से जोड़ने वाला ये पुल 5 साल पहले गिरा था। 5 साल, जितना वक्त सरकार बदल देता, लेकिन जनता के पुल की किस्मत नहीं बदली। उम्मीदों की शरण देने वाला पुल मरण की हालत में छोड़ गया। कोई बार बीमार हो जाता है तो उसमें ऐसा दिक्कत हो जाता है कि गाड़ी नहीं आने से कारण कोई मर भी जा रहे हैं। और पुल और रोड के चक्कर में हम लोग बड़े टापू के तरफ हम लोग माने बैसल हुए हैं। जनता टापू जैसे हालात में छोड़ दी गई। पुल बनाना फिर किसी को याद नहीं आया। लोकतंत्र में जो आम आदमी सबसे मजबूत स्तंभ माना गया, उसके लिए बने पुल के खंभे 2016 में ढहे। 10,000 आबादी के लिए ढह चुके पुल को उठाने वाला कोई नहीं आया। पहली बरसात में 6-7 महीना के बाद में पहली बरसात में ध्वस्त हो गया। 17 की 18 किलोमीटर घूम के एम्बुलेंस 4 चकिया 5 चकिया आता है इधर से। जहां न एम्बुलेंस पहुंच सकती है, न कोई और साधन, वहां कैसे रहते होंगे आम लोग? जनता के साथ कितना भद्दा मजाक होता है, ये भी जानिए। 2016 में पहली बरसात में ही पुल के खंभे गिरे थे। दावा है कि भ्रष्टाचारियों की मिलीभगत से कोई कार्रवाई किसी पर हुई ही नहीं। आरोप है करप्शन करने वाले अपना पूरा पेमेंट लेकर सरक गए। 1 करोड़ से ज्यादा की लागत वाला पैसा निकल गया, पुल बना नहीं। हम तो जस्ट 20 तारीख को माने शाम में ज्वाइन यहाँ प्रभार लिए हैं और कुछ पुल के हम अपने स्थल निरीक्षण किए हैं। ये जो आप बता रहे हैं वो हमारे संज्ञान में नहीं है, न प्रोग्रेस रिपोर्ट में कहीं दिखाई दे रहा है न कहीं। तब इसको है कि हम व्यक्तिगत रूप से पहले तो साइट देखेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में। धर्म के नाम पर तनाव सबको दिखता है। करप्शन के तनाव से ध्वस्त हुआ पुल 5 साल में किसी को नहीं दिखा। खंडहर हो चुका ये पुल दस्तक देकर याद दिलाता है, बांटो और राजनीति करो के फेर में सिर्फ बटकर खंड खंड हुआ पुल ही आता है। गुमला से मुकेश कुमार के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से राहत दी है, लेकिन जांच में सहयोग करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट में परमबीर सिंह के वकील ने कहा था कि उन्हें मुंबई में जान का खतरा है। मुंबई शहर की कानून व्यवस्था जिस अधिकारी के हाथ में रही हो, उसे ही वहां लौटने से डर लगता है ना हैरानी की बात। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्हें मुंबई में जान का खतरा है, इसलिए वो वहां नहीं जा रहे। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये हैरान करने वाली बात है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को मुंबई आने और रहने में डर लगता है। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में संरक्षण के लिए याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जब तक परमबीर सिंह ये नहीं बताते कि वो कहां हैं, तब तक उन्हें संरक्षण नहीं दिया जा सकता। आज सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, परमबीर सिंह भारत में ही हैं और उनके नेपाल जाने की बातें गलत हैं। वो सीबीआई के सामने पेश होने को भी तैयार हैं। परमबीर सिंह कहीं फरार नहीं होना चाहते। वो जैसे ही महाराष्ट्र पहुंचेंगे, उनको पुलिस से खतरा होगा। उनको सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि जान का भी खतरा है। परमबीर सिंह के वकील ने कहा कि उनके ऊपर अनिल देशमुख के खिलाफ केस वापस लेने का दबाव है और ऐसा नहीं करने पर उन पर कई केस दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। चूँकि उन्होंने देशमुख पर धन उगाही का रैकेट चलाने का आरोप लगाया था, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हैरान करने वाली बात है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को मुंबई में ही आने और रहने में डर लगता है। अगर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि उन्हें मुंबई पुलिस से खतरा है, तो इससे किस तरह का संदेश जाता है? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। प्रोटेक्शन उनको दी है कोर्ट ने
तो उनका ये मानना है कि वो किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी के आगे जाने के लिए तैयार हैं। वंस ही इज प्रोटेक्टेड, लेट्स सी। इस समय परमबीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र में वसूली के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। एक मामले में तो परमबीर सिंह को कोर्ट ने भगोड़ा भी घोषित कर दिया है। परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने देशमुख के खिलाफ केस वापस लेने को कहा था। वो नहीं माने तो उनके खिलाफ केस दर्ज करवाए जा रहे हैं। परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच भी सीबीआई ही करे, ये मांग परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट से की। जो इनके खिलाफ विक्टिमाइजेशन हो रही है, स्पेशली जब से उन्होंने सीबीआई को लेटर लिखी, जब उनके श्री संजय पांडे के साथ कन्वर्सेशन हुई जिसमें उनको कहा गया कि अगर आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं 19 मार्च की अगेंस्ट द देन होम मिनिस्टर, देन थिंग्स कैन बी सेटल्ड फॉर यू। जैसे ही इन्होंने सीबीआई को लेटर लिखी है कि द देन कमिश्नर पुलिस हैज टोल्ड हिम टू विड्रॉ हिज लेटर, तो उनके बाद एक एक करके पर्चे दर्ज होने शुरू हुए, और वो भी उन लोगों की तरफ से जिनके खिलाफ एज ए सीनियर एज सुपीरियर ये एक्शन ले चुके हैं, या कोई एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, कोई बुकीज हैं। अब वो 5-5 साल के इंसिडेंट्स को बता के एफआईआर रजिस्टर हो रही हैं, और अगर ऐसे एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने कुछ एक्शन लिया हो, उनके खिलाफ अगर ऐसे एफआईआर रजिस्टर होनी शुरू हो जाए, स्पेशली थ्रू क्रिमिनल्स, देन व्हाट विल बी द मोरल ऑफ द पुलिस देन। इस साल मार्च में एंटीलिया केस में सचिन वाजे का नाम आने के बाद मुंबई कमिश्नर पद से परमबीर सिंह को हटाकर डीजी होमगार्ड बना दिया गया था। उसके बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था। परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में देशमुख के खिलाफ पीआईएल भी दायर की। कोर्ट के आदेश पर जांच करके सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया। देशमुख की गृह मंत्री की गद्दी चली गई। सीबीआई के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी और देशमुख गिरफ्तार हो गए। वो इस समय जेल में है। दिल्ली से संजय शर्मा और मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में बात होगी हमारी देश के वीर जवानों की। वीर अभिनंदन देश की आन बान और शान की रखवाली में सब कुछ दांव पर लगाने वाले वीरों को कल सम्मानित किया गया। उन वीरों में सबसे चर्चित नाम है वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन का। 2 साल पहले अभिनंदन ने अदम्य वीरता दिखाते हुए पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया था। उन्हीं को राष्ट्रपति ने वीर चक्र से सम्मानित किया। परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद युद्ध काल का ये तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन, वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। ये उस पराक्रमी वीर का सम्मान है जिसने 2 साल पहले अपने असाधारण शौर्य से भारतीय सेना की बहादुरी का नया अध्याय लिखा था। पाकिस्तानी F-16 विमान नष्ट करने के बाद दुश्मन फौज के कब्जे में होते हुए भी अपूर्व दृढ़ता दिखाने वाले वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र से नवाजा गया, तो इस पल का गवाह बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। राष्ट्रपति भवन में हुए रक्षा अलंकरण समारोह में जब वीर चक्र के लिए अभिनंदन वर्तमान का नाम पुकारा गया तो उनकी वीरता की कहानी कुछ यूं बताई गई। और पाया कि दुश्मन का वायुयान, आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाई रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खास तौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। पाकिस्तानी फौज के साथ चाय वाली यही है वो तस्वीर जिसका जिक्र अभिनंदन की प्रशस्ति में किया गया। पाक फौज के अधिकारियों के सामने एकदम निर्भीक बने रहे अभिनंदन। Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. 2 साल पहले F-16 को मार गिराकर जब अभिनंदन सुर्खियों में आए थे तो उनकी रौबीली मूछें भी सुर्खियों में थी
उनकी मूंछों का क्रेज था। बहुत से लोगों ने अभिनंदन कट मूंछें रख ली, लेकिन आज जब अभिनंदन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों वीर चक्र लेने पहुंचे तो उनकी मूंछें पहले से छोटी नजर आईं। युद्ध काल में अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को वीर चक्र दिया गया है। ये युद्ध काल में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। पहले नंबर पर परमवीर चक्र और दूसरे नंबर पर महावीर चक्र है। वीर अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को अपनी बहादुरी भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले के पाकिस्तानी मंसूबों को नाकाम कर दिया था। उस रोज अगर अभिनंदन ने साहस और सूझ का परिचय दिया न होता तो बड़ा अनर्थ हो सकता था। वीर अभिनंदन के शौर्य को सलाम। आज तक ब्यूरो। और अभिनंदन की कहानी रोमांच पैदा करती है। अभिनंदन ने जो वीरता दिखाई वो करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा है। संकट लाख घना हो, दुश्मन जैसा भी हो, वीरों को अपना स्वभाव अपना नहीं छोड़ना चाहिए। प्राण खोने के भय से वीरों को अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। देखिए अभिनंदन की अदम्य वीरता की कहानी। What was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. यकीनन वो कोई महाबली ही हो सकता है जो पाकिस्तान को उसकी मक्कारी की औकात दिखाकर सकुशल अपने वतन लौट आए। यकीनन वो कोई बहुत बड़ा शूरवीर ही हो सकता है जो पाकिस्तानी फौज के सबसे बड़े लड़ाकू विमान के चीथड़े उड़ाकर उसके कब्जे में चला जाए, लेकिन दुश्मन फौज उसका बाल बांका भी नहीं कर सके। वो महाबली शूरवीर और कोई नहीं बल्कि अभिनंदन वर्तमान हैं, जिन्होंने 2 साल पहले ऐसा असाधारण शौर्य दिखाया था जो किसी किंवदंती की तरह देश के पराक्रम के सुनहरे अध्याय में दर्ज है। कभी अभिनंदन का अंग्रेजी होता था कांग्रेचुलेशन, और अब अभिनंदन का अर्थ बदल जाएगा। 1 मार्च 2019 का दिन भारत कभी नहीं भूल पाएगा, जब बदले की आग में जल रही पाकिस्तानी फौज की गिरफ्त से छूटकर अटारी वाघा बॉर्डर पार कर वतन लौटे थे अभिनंदन। रोबीले मूंछ वाले इस योद्धा को पूरे देश ने सिर आंखों पर बिठा लिया था। अभिनंदन लौटे तो थे पाकिस्तान से, लेकिन हिंदुस्तान के इस पराक्रमी योद्धा का लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया था। ये पराक्रम कोई ऐसा वैसा नहीं था। अभिनंदन उस पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे से छूटे थे जो बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक से अपमान की आग में झुलस रहा था। वो उस पाकिस्तानी फौज के कब्जे से रिहा हुए थे जो अपने हाथ आए भारतीय सैनिकों के साथ नरपिशाचों जैसे सलूक के लिए कुख्यात है। लेकिन उसी पाकिस्तानी फौज के कब्जे में बैठे अभिनंदन का ये वीडियो देखिए। न चेहरे पे कोई शिकन आई, न गर्दन झुकी, न रौब में कोई कमी आई, न इरादों में कमजोरी नजर आई। चाय की चुस्की लेते हुए पाक फौजी अफसरों के सवालों का वो इस तरह से जवाब देते रहे मानो चाय पार्टी में आए हों। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. इस पूछताछ से चंद घंटे पहले ही अभिनंदन वर्तमान ने अभूतपूर्व वीरता दिखाते हुए पाकिस्तानी फौज के अत्याधुनिक F-16 विमान को मिट्टी में मिला दिया था। लगातार उसको पूछ रहे थे तुम्हारी मिशन कहाँ है, तुम क्या जहाज उड़ा रहे थे, फलाना ढिमकाना। उसने साफ बोलने से मना कर दिया। कहते हैं उड़ान परों से नहीं हौसले से भरी जाती है। ये अभिनंदन का हौसला ही था कि तीसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमान MiG-21 से उन्होंने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-16 के चीथड़े उड़ा दिए थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के आतंकी हमले में 40 जवानों की मौत का बदला लेने के लिए 26 फरवरी 2019 को भारतीय सेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम देकर
पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। इससे तिलमिलाई पाकिस्तान ने अगले रोज 27 फरवरी को भारतीय रक्षा ठिकानों पर हमले की साजिश रची। 27 फरवरी 2019 की सुबह 9:52 पर भारतीय वायुसेना ने 10 F-16 विमानों को डिटेक्ट किया था। इन लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के 3 एयरबेस से उड़ान भरी थी। 9:54 पर MiG-21 बाइसन, सुखोई MKI और मिराज 2000 ने F-16 को इंगेज किया। F-16 विमानों को वापस लौटने कहा गया, पर F-16 के चालकों ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। भारतीय वायुसेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए 9 Fi-16 विमानों को उस पार खदेड़ दिया, लेकिन एक F-16 भारतीय सीमा में ज्यादा अंदर आ चुका था और भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी अभिनंदन वर्तमान एक्शन में आए और मिसाइल से F-16 को मार गिराया। हालांकि इस शौर्य को अंजाम देते हुए अभिनंदन का विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो समय रहते विमान से कूदने में कामयाब तो रहे, लेकिन तब तक पाकिस्तानी सीमा में पहुंच चुके थे। विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज यहां आके गिरा। मैं उस वक्त वहीं मौजूद हूं, उस जगह के ऊपर जहां उनका जहाज आके गिरा, और उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा था कि इतना था कि ये जो करीबी दरख्त है, आप ये देख सकते हैं, ये एक साइड से जल गया है, क्योंकि यहाँ जब जहाज गिरा था तो एक्सप्लोजन जरूर हुआ होगा, क्योंकि वहां तक इसकी आग गई। ये दरख्त गिर गया, ये बिल्कुल साथ था। इसके बाद की कहानी सबके सामने है। 2 साल पहले की अदम्य वीरता आज इन तस्वीरों से ताजा हो गई। आज तक ब्यूरो। जिन वीरों को कल राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया, उनमें मेजर विभूति ढोंडियाल का नाम भी है। उन्होंने पुलवामा में आतंकियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका ने यह सम्मान राष्ट्रपति के हाथों से लिया। पति की शहादत के बाद नितिका ने फौज में शामिल होने का फैसला लिया था। इस तस्वीर को देखते ही सबकी यादों में घूम गया 2 साल पहले का वो भावुक मंजर। पुलवामा में 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाले शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल का पार्थिव शरीर देहरादून में उनके घर पहुंचा था, और तब उनकी पत्नी नितिका ने कुछ इस तरह सल्यूट कर फौजी अंदाज में पति को आखिरी विदाई दी थी। शौर्य चक्र मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में आज शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल और मां सरोज ढोंडियाल ने राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया। देहरादून के विभूति ढोंडियाल ने 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सैन्य ऑपरेशन में अपनी कुर्बानी दी थी। शहादत से पहले मेजर विभूति ढोंडियाल ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। घायल होने के बावजूद इस जांबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। जब मेजर विभूति शहीद हुए तो उनकी शादी के सिर्फ 9 महीने बीते थे। पति को आखिरी विदाई देते वक्त ही उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो उनका अधूरा काम पूरा करेंगी। पति की शहादत के सिर्फ 6 महीने बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया और हर बाधा पार करते हुए लेफ्टिनेंट के रूप में फौज में शामिल हो गई। शौर्य की यही कहानी हर देशवासी के लिए प्रेरक है। एक तरफ मेजर विभूति का शौर्य और दूसरी तरफ उनकी पत्नी की जांबाजी, जो पति के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए फौज में शामिल हो गई। आज तक ब्यूरो।